नमस्कार, आदाब। बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले से देश स्तब्ध है। हमले में 7 श्रद्धालुओं को अपने प्राण गंवाने पड़े। राजनीतिक पार्टियों ने हमले की निंदा की है। सरकार ने भी निंदा के साथ आतंकियों से कड़ाई से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। लेकिन क्या केवल निंदा और प्रतिबद्धता दोहराने से काम चलेगा? खुफिया एजेंसियों ने अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन इस मामले में गंभीर लापरवाहियां हुई हैं। कहा यह जा सकता है कि लापरवाहियों की लंबी फहरिस्त है। पीएम मोदी ने हमले की निंदा की और दुख जताया। हमले की जिम्मेदारी लश्कर ने ली है। घाटी में सरहद पार से आतंकी घुसे, लगातार घुटपैठ जारी है। आए दिन सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच बस चालक सलीम की बहादुरी की जमकर प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन आखिर कब तक देश के दुश्मन हमारे खून की होली खेलेंगे और देश का माहौल भी विषाक्त करने का दुष्चक्र जारी रहेगा? जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष। कब देंगे जवाब में हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। घर से निकले थे तो शायद एहसास भी नहीं था कि जिंदगी का ये सफर अब आखिरी सफर बन जाएगा। कुछ यूं ही हुआ अमरनाथ यात्रा पर गए गुजरात के 7 श्रद्धालुओं के साथ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आतंकियों के इस कायराना हमले पर देश भर में निंदा हुई। सभी राजनीतिक दलों ने हमले पर दुख जताया। घटना के खिलाफ जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पैंथर्स पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया तो कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। Fight against terror. We will not tolerate. Our approach of zero tolerance towards terror will continue. And Government of India and Government of Jammu Kashmir, they will take every steps to see that the terror is eliminated. एक नहीं 3 उग्रवादी हमले हुए। पहला एक बंकर पर, दूसरा पुलिस के नाके पर और तीसरा अमरनाथ यात्रियों की इस बस पर। अगर 3 हमले एक के बाद एक होते हैं तो सुरक्षा में चूक कहां हुई? कौन जिम्मेवार है? सरकार ने ट्विटर पर इस हमले की कड़ी निंदा की है। आतंकवादियों की हिम्मत दिनों दिन बढ़ रही है। केंद्र में बीजेपी की सरकार हमारी सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर भी इस देश के श्रद्धालु सुरक्षित नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद उच्च स्तरीय बैठक की। राजनाथ सिंह ने कायराना हमले की निंदा करते हुए दुख जताया। साथ ही घटना की निंदा करने वाले कश्मीरियों को भी सलाम किया। कल अमरनाथ यात्रियों के ऊपर जो आतंकवादियों का हमला हुआ है, उससे हम लोगों को बेहद तकलीफ हुई है और पूरा देश उस घटना के कारण सदमे में रहा है। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, सैल्यूट करना चाहता हूं अपने कश्मीर के बहनों भाइयों का कि कश्मीर के समाज के हर सेक्शन ने कल अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो कायराना हमला हुआ है उसको कंडेम किया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में बस ड्राइवर सलीम की भूमिका काफी अहम थी, जिसने बस रोकने की जगह उसकी स्पीड तेज कर दी और बस को आर्मी पोस्ट तक सुरक्षित पहुंचा दिया। जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चला और घायलों को तत्काल इलाज मुहैया कराया जा सका। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़े गर्व की बात है। ऐसा उनको नहीं छोड़ना चाहिए। जिन्होंने हमला किया ना, बस उसको ही मारना चाहिए उसको। अमरनाथ यात्रियों पर हुए इस हमले की वजह से यात्रियों के सुरक्षा से जुड़े सवाल प्रमुखता से उठाए जा रहे हैं। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। यात्रा शुरू होने के साथ ही खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि आतंकी यात्रियों को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे। करीब 40,000 सुरक्षा कर्मी यात्रियों की सुरक्षा में लगाए गए थे। दूसरे इंतजामात भी थे।
फिर ये हमला कैसे हो गया? सरकार के मुताबिक बस श्राइन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। इसके अलावा बस के साथ कोई सुरक्षा भी नहीं थी। हालांकि प्रशासन इस मामले की जांच कर रही है और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? जब रात में सफर की परमिशन नहीं थी तो बस को रोका क्यों नहीं गया? सवाल बड़े हैं कि रजिस्टर्ड ही नहीं थी, अनरजिस्टर्ड बस, रात में सफर की अनुमति नहीं, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं, और फिर भी धड़ल्ले से एक बस उस क्षेत्र में घुसती जा रही है जहां आतंकवादियों ने हमला किया। कैसे इतनी बड़ी चूक हो सकती है जहां जो जगह छावनी बनी हो, जहां 2 हमले पहले भी हो चुके हों, इस सब के बाद भी इस तरह की लापरवाही? आखिर जिम्मेदार कौन है? और जाहिर सी बात है, ऐसी किसी घटना, श्रद्धालुओं पर हमला हुआ है, ऐसे किसी घटना से पूरे देश के अमन चैन पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, कई तरह की भ्रांतियां फैलती हैं और कई तरह के असमंजस भी होते हैं। इन सब के बीच हम यही समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चेतन सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, दुर्गेश शर्मा, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ पत्रकार विनय द्विवेदी, साथ ही कर्नल डीवी वत्स और सैन्य अधिकारी हैं, और शरद कुमरे भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम इस पूरी घटना को, वहाँ की सुरक्षा को, वहाँ की टोपोलॉजी को हम समझना चाहेंगे। टोपोग्राफी क्या है, किस तरह से हम उसको समझना चाहेंगे, कैसे ये हमले होते हैं, हम कहाँ हमसे चूक हो गई, आप दोनों से समझूंगा। सबसे पहले कर्नल वत्स, आप कैसे देखते हैं इस हमले को? कश्मीर का जो भौगोलिक स्थिति है वो एक पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण और काफ़ी वहाँ पर पेड़ पौधे होने के कारण जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक किस्म से फैसिलिटेट करती है, एक किस्म से उनको एक छुपने उनके का अनुकूल है, उनके लिए अनुकूल है जी। और जिस तरीके से गोरिल्ला वारफेयर के अंदर में चंद एक लोग जो सिविलियंस के साथ मिलकर, जो उनके सिंपैथाइजर के साथ मिलकर किसी अननोन और जिस टारगेट को बिल्कुल भी उसके बारे में पता ना हो या उसके बारे में जानकारी ना हो उस पर अटैक करते हैं, इस सब के लिए बिल्कुल मुफीद है। इन सब परिस्थितियों के बीच में हमारे सेना को, हमारी आज की तारीख में सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को काम करना पड़ रहा है, और जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो काम बड़े काबिले तारीफ है। रही सवाल जो कल की घटना के बारे में, बड़े बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि रजिस्टर्ड थी, अगर रजिस्टर्ड नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं थी, अगर रजिस्टर्ड होती तो क्या आतंकवादी उसको पूछकर अटैक नहीं करते? रात के समय जैसे आपने बोला, श्रीनगर से 5 बजे वो गाड़ी निकल रही है और हर 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर के ऊपर में पुलिस की बैरिकेड होती है, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बैरिकेड्स को उन्होंने क्रॉस किया होगा। उसके बाद में बस ड्राइवर की जो सूझबूझ है उसके कारण कितने यात्री बच गए वो अलग बात है, लेकिन वो कितना बड़ा टारगेट था, 60 से 70 लोग थे। अगर बस ड्राइवर अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को नहीं रखता तो ये शायद 2000 से लेकर 2002 और 2007 में भी जो घटनाएं हुई हैं अमरनाथ यात्रियों पर में, उसमें सबसे बड़ी घटनाओं के अंदर में नाम लिखा जा सकता था। जी शरद कुमरे, आप क्या कहेंगे इस पूरे उसको देखकर? आपको इसमें कहीं कोई लापरवाही नजर आती है? जिस तरह से कर्नल वत्स कह रहे हैं कि हर 1.5 किलोमीटर में इस तरह के सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम थे, अनरजिस्टर्ड थी, वो उसको लेकर उनके अपने अलग मत हो सकते हैं, लेकिन अनरजिस्टर्ड थी, कैसे उस जगह प्रवेश कर गई, कैसे जाने का मौका मिला, बहुत तरह के सवाल हैं। जी हाँ, इस सिस्टम में जो कमी है वो दोष नज़र आ रहा है इसमें। दूसरा, जो वहाँ बीजेपी की और पीडीपी की गवर्नमेंट है, तो एक इन्होंने जो वादा किया था उस अनुसार इन्हें एक्ट करना चाहिए वहाँ। या तो कश्मीर को हम पूर्ण रूप से यहाँ मिला लें, अपना पूरा अभिन्न अंग बोलते हैं तो उसको पूर्ण रूप से इस तरह से मिला लें कि उसमें सारी एक्टिविटीज़ जो है नॉर्मल उसमें हो। दूसरा, पाकिस्तान से हमें किसी भी तरह से संबंध नहीं रखने चाहिए।
हमें चाहे सांस्कृतिक जो मेल मिलाप हो रहा है या हमारे जो खेल हो रहे हैं, शायद तुमने मैं उधर बाद में चलेंगे, एक बार उसको समझेंगे जी। लेकिन अभी तो मैं इस घटना पर ये किस तरह से सुरक्षा की चूक हुई है, आप एक सेना के नाते मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ। मैं युवान भाई जो मुद्दा उठाना चाह रहा हूँ वो है वहां पर कश्मीर में आज के हालातों में पॉलिसी का। आप देखिए कि हमारे पास में डिफेंस मिनिस्टर ही नहीं है। एक तरफ चीन आके दिखा रहा है और एक तरफ हमारे को पाकिस्तान जो है वो परेशान कर रहा है, ना केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी। और हमारे देश के अंदर में डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। चल एक टेररिस्ट एक्टिविटीज को हमारी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन संभाल रही है, जबकि वो उनका काम नहीं है, क्योंकि ना उनके लिए वो ट्रेंड है, ना उनके पास में उस तरह के हथियार है और ना ही उनके पास में उस तरह की लीडरशिप है। तो एक पॉलिसी डिसीजन, जो पॉलिसी वहां चल रही है, उसको एक रिव्यू करने का समय आ गया है, वरना इस तरह के हमले होते रहेंगे। जी शरद कुमरे, आपसे भी यही सवाल मेरा वही है जो इनसे था, वही सवाल आपसे भी। मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पर हमें 2-3 उस पर वर्क करना पड़ेगा। एक तो जो वहाँ जो प्रशासन है उसको अलर्ट रहना पड़ेगा, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है उस पर वर्क करें। दूसरा, जो सैनिक जो अभी गतिविधियां चल रही हैं वो बहुत सही दिशा में चल रही हैं। सैनिकों को, फौज को और छूट देने की आवश्यकता है। तीसरा चीज ये है कि हम जैसे इजराइल अभी गए थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और इजराइल जो है बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है, उसके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। उस तरह का कुछ हमें संदेश देने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार हम लोग निंदा करते हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहाँ शहीद होते हैं लोग, वहां पर हम शहीदों की जय जयकार तो करते हैं, पर वो परिवार जो है, जहां किसी की डेथ होती है, वो इस तरह से पीड़ित होता है कि आप जीवन भर उनकी कमी महसूस होती है, पूरा बर्बाद हो जाता है परिवार। क्योंकि मेरी सिस्टर भी 2001 में शहीद हुई थी। 6 आतंकवादियों ने फॉरेस्ट की जीप से हमला किया था जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट में 2001 में। तो इसके बाद में हमारे परिवार में जो चीजें घटी हैं, हम उस पर भी हम फील कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे लोग एक दुख जताते हैं और अलग हो जाते हैं। पर मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो सैनिक भाई हैं वो लगातार मरते जा रहे हैं, या हमारे सिविलियंस भी मरते जा रहे हैं। ये क्या है ये? तो इस पर बंदिश लगना चाहिए। आप तो पाकिस्तान को इतना भय होना चाहिए कि यदि हमने इनको वास्तव में यदि एक व्यक्ति को मारा है, तो हम वास्तव में 10 लोगों को मारने की जो है हमको एक नीति पर काम करना पड़ेगा। कहीं यदि चूक हो रही है तो हमें उसको सुधार करने की आवश्यकता है। बिल्कुल शरद कुमरे, मैं आपके पास एक बार आपके पास फिर आऊंगा। फॉरेन पॉलिसी में बहुत तरह की चीजों की चर्चाएं लगातार होती रही हैं। कैसे देखते हैं दुर्गेश शर्मा आप इन सारी चीजों को? आज मैं सबसे पहले जो वहाँ पर शिव भक्तों का हत्या हुई है, उन शिव भक्तों को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बात पर बड़ा अफसोस है कि हमारे देश के अंदर इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति अक्सर होती रहती है। एक तरफ जानकारी आ रही है कि इंटेलिजेंस कह रहा था कि वहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है, उसके बावजूद भी घटना को अंजाम दिया। सरकार के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि एक ऐसी बस वहां पर निकली जो पंजीकृत नहीं थी। तो अभी फौज से जुड़े हुए हमारे साथियों ने इस बात को वाकई बहुत सही तरीके से बताया कि जब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे चेक पोस्ट है और वह बस काफी चेक पोस्ट निकल के आगे निकल गई, तो आप जस्ट इसका अपोजिट सोचिए कि जो सामने से यदि कोई आतंकवादी इस तरीके के उन चेक पोस्टों को तोड़ते हुए जिस जगह पे हमारे शिव के भक्त जो ठहरे हुए हैं या जो वहां से निकल रहे हैं जत्थे, वहां नहीं पहुंच सकते क्या? इसका मतलब हमारा इंटेलिजेंस पूरा फेल है। हमारी जो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह ध्वस्त है। कहने को, दिखाने को तो हम बहुत चीजें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, पर वहां पर बिल्कुल हालात बहुत विचित्र है। ये अपन यहाँ बैठ के एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि सुरक्षा जो चौकी है, जो आपके बैरिकेड्स हैं, उनको तोड़ते हुए बस यदि आगे निकलती जा रही है तो कोई उधर दूसरी तरफ से भी इधर आ सकता है। यदि आप यहाँ उनको नहीं रोक रहे तो वहां से कहाँ रोक पाएंगे? साथ ही आज मेरा ये मानना है कि ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, स्थानीय सरकार वहां पर पूरी तरह निष्क्रिय है,
तो क्यों ना वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और वहाँ पर सेना को पूरी तरह से कश्मीर के सेना के हवाले कर देना चाहिए कि भैया ठीक है हम नहीं कर पा रहे, अब सेना उसको कंट्रोल करे। एक तरफ से सेना के ऊपर हर जगह से अंकुश लगा के रखे हुए हैं और वहाँ पर अपेक्षा ये करते हैं कि आतंकवादी जो है वो घटनाओं को अंजाम नहीं दे। वहाँ आतंकवादी किसी धर्म पे हमला नहीं कर रहे हैं, वहां आतंकवादी वहां की अर्थव्यवस्था पे हमला कर रहे हैं, वो हमारी देश की अस्मत पे, हमारी देश की व्यवस्थाओं पे हमला कर रहे हैं। वहां कोई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं चल रही है। वहां की सरकार को जो वहां पर ये सब चीजें देखना चाहिए कि आखिर ये हमारे देश पर इस तरीके के हमले हो क्यों रहे। और जम्मू कश्मीर हमारा वो अंग है जो हमारा मस्तिष्क है, जिससे पूरी की पूरी हमारी देश का मान सम्मान बढ़ता है। उस मान सम्मान में वहां पर क्यों इस तरीके का वातावरण निर्मित करें? क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो, वहां पर लोगों के जीवन के लिए ये जो पर्यटन वाला जो पूरा टाइम है, ये पर्यटन समय जो है, इसी समय पूरे हमले होते हैं क्योंकि पर्यटन का पूरा वातावरण दूषित और वहां पर बेरोजगारी बढ़ती जाए। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश साहब, क्या कहेंगे चेतन सिंह आप? निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस हिंदुस्तान में जिसको हम मस्तक के रूप में जानते हैं, वहाँ पर तीर्थ यात्रियों के साथ इस प्रकार का कृत्य हुआ है। कहीं ना कहीं सारे कश्मीरियत का सिर शर्मिंदगी के साथ आज झुका हुआ है। जहाँ तक हम बार बार सेना और सेना की व्यवस्थाओं को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत दूर से कोई चीज़ देख रहे हैं। वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं और जो वहाँ के एक विचित्र प्रकार का जो वातावरण है, उन परिस्थितियों के बीच में काम करना अपने आप में बहुत कठिन काम है। अगर आप कहते हैं सवाल सेना पर किसी ने खड़े नहीं किए, राजनीतिक इच्छा शक्ति पर, और जो चूक हो रही है, गंभीर चूक जो हो रही है, वो उसमें बहुत हद तक राजनीतिक इच्छा शक्ति और हमारे अपने काम काज करने के जो तौर तरीके उस पर सवाल। देखिए, जो सरकार की तरफ से, जो जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से जो उसके उत्तर आए हैं कि बस पंजीकृत नहीं थी, तो कहीं ना कहीं सेना पर भी उंगली तो उठ रही है। कैसे थोड़ा बताइए। 1 किलोमीटर मैं बता रहा हूँ, सेना तो वहाँ पर वो कोई बैरिकेड थोड़ी लगा रही है। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर 40 आप गलत बयानी कर रहे हैं। नहीं 40,000 गलत बयानी कर रहे हैं। ये सेना बैरिकेड लगा रही, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की है नंबर 1। सेना का काम नहीं है। 40,000 सैनिकों को उनकी 40 का सुरक्षा कर्मी बोलिए, सैनिक नहीं, फौजी नहीं लग रहे वहाँ पर पुलिस वाले वहाँ पर लगे हुए हैं। लोकल गवर्नमेंट के साथ सीआरपीएफ भी है, तो ऐसा नहीं है, सब लोग हैं। और कहीं ना कहीं आर्मी नहीं, सारी नहीं आप इससे आर्मी को अलग नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है, बिल्कुल बिल्कुल, लोकल सेल्फ जो गवर्नमेंट है उसके ही लोग कानून व्यवस्था बताते हैं कि आप इस तरह से पालन करना है। हर बार हम उस तरह से चलते हैं, अपने आप को नहीं बचा सकते। हम कहीं समय आ गया है समय आ गया एक्ट करने का, कर्नल वत्स, आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपसे फिर पूछूंगा। सरकार की जो व्यवस्था है, एक समय आएगा, अगर ऐसा आएगा कि वहाँ चुनी हुई सरकार की वो समय नहीं कर सकते हम लोग। अरे कर्नल वत्स, आप सैन्य अधिकारी है, कर्नल वत्स, वहाँ की सरकार, कर्नल वत्स आप सैन्य अधिकारी है, आप रुक जाए, अनुशासन का पालन करें, डिबेट के रिपोर्ट पर केंद्र इस परिचर्चा की डिबेट का पालन करें। नहीं कर सकते। मैं बीच बिहार में रहकर आया हूँ। अरे रुक जाइए कर्नल वत्स, आपको मेरी आवाज आ रही होगी, रुक जाइए। तो आप वहाँ की परिस्थितियों में मत करिए। अरे रुक जाइए कर्नल वत्स, आप क्यों बीच बीच में बार बार बोल रहे हैं? गलत का कोई कारण मत बोलिए। अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर वहाँ की व्यवस्थाओं का संचालन करने में अक्षम होगी, फेल होगी, एकदम से राष्ट्रपति। अरे अकेले लोकल गवर्नमेंट थोड़ी है साहब, पूरी केंद्र सरकार और सारी चीजें हैं, सारी व्यवस्थाएं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपको। हम सहयोग कर रहे हैं जी। जितनी कंपनियां अर्धसैनिक बलों की मांगी गई है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ही ने सबसे अधिक भाषण दिए है पूरे देश में घूम कर। जितना हमसे सहयोग मांगेगी केंद्र सरकार उतना ही दे सकती है। सर्जिकल स्ट्राइक भी आप करते हैं, उसका लाभ भी, उसके सारे श्रेय भी आप लेते हैं, आप सारे श्रेय लेते हैं, तो नाकामियों के श्रेय भी लेने पड़ेंगे। लिए किसी प्रकार की स्ट्राइक करने की तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार करेगी। नाकामियों की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आज नहीं, आज ये प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, इससे पहले आपकी वहां सरकार थी, आपको पूछना चाहिए। देखिए मैं इसमें सुन लीजिए, दुर्गेश शर्मा आप बीच में नहीं बोलिए, दुर्गेश शर्मा आप बीच में नहीं बोलिए। मैं आप सब लोगों से आग्रह करता हूं, अपने समय पर बोलिए, अपने समय पर बोले। आप सब आतंकवादियों ने हमला किया है, आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को, हमारे तीर्थयात्रियों को मारा है,
और निश्चित रूप से चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार की समन्वय हो, चाहे सेना का मामला हो, इन सबको मिलकर के इन आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए। जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल की नीति का अनुसरण करने का वक्त मुझे लगता है आ गया है। संभव है जो जम्मू कश्मीर की हिंदुस्तान में आप इजराइल की नीतियों को अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते आप। हर घर में सैनिक नहीं बना सकते आप, संभव नहीं है आपके लिए। जो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से संभव है, मुझे लगता है उसी की बात करनी चाहिए। चेतन जी, आपके पास फिर लौटूंगा। सबसे बड़ी समस्या फिर लौटूंगा मैं। जो कश्मीर में या हिंदुस्तान में जो हमारे अपने लोग हैं, अगर हमारे अपने लोगों में छिपे हुए दुश्मन खत्म हो जाए तो कश्मीर की समस्या का समाधान एक दिन में हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब सेना कार्रवाई करती है वो पत्थर फेंकते हैं, तब हमारे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के बुद्धिजीवी, राजनीतिक टिकिया बुंदी चूड़ी लेकर के जो अपने पालन पोषण कर रहा है, इनका पालन पोषण कौन कर रहा है? आप सब लोग करते हो, या आप सब लोग दिखाते हो, पोषण कर रहा है? कहते हो कि केंद्र सारे मौके आपके पास है। राज्य की सरकार आपकी, केंद्र की सरकार आपकी, केंद्र की सरकार सैनिक उनके एक नागरिक को बांध करके घुमाता, वहां का जो मानव अधिकार आयोग, सारे मौके आपके पास है, सारे मौके आपके पास है। ये बिल्कुल मुद्दे से जुड़ करके सारे मौके आपके पास है, आपके पास सारे मौके हैं, लेकिन इस तरह से घुसपैठ होगी तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी। चलिए मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा। विनय द्विवेदी, जल्दी से आपसे समझना चाहता हूं, एक तो ये हमला लगातार हमारी शान पर हमला होता है इस तरह से, और दूसरा उसके पूरे देश में क्या असर पड़ता है वो भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए रिजवान जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई पहला और अंतिम हमला नहीं है। मैं अंतिम भी इसलिए नहीं मानता हूं कि ये पूरी श्रृंखला है जो 1995 में भी, 96 में भी, 97 में भी, 2000, 2001 ही लगातार हुए हैं। लेकिन मैं जो गंभीर बात कह रहा हूं, जिसकी ओर इशारा कर्नल साहब ने भी किया है, कि ये सवाल सिर्फ जो है आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार का नहीं है। ये जो लगातार सरकारें रही हैं, उन सरकारों से अभी तक सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार से और बीजेपी से सवाल इसलिए ज्यादा हो रहे हैं। कश्मीर अगर उन्होंने वहां श्रद्धालुओं पर हमला किया है तो हमला पूरे देश में उसका एक अजीब सा माहौल, एक विभाजन की रेखा से खींची जाती है। एक्चुअली वो अगर उनको सिर्फ हत्याएं करनी होती इंसानों की तो वो किसी की भी कर सकते थे। अमरनाथ यात्रियों की हत्या के पीछे एक बहुत ही सुनियोजित मकसद है उनका, और वो ये है कि हिंदुस्तान भर में जो है देश में किस तरीके से जो है लोगों के बीच जो आपसी सद्भाव है उसको बिगाड़ा जा सके। दुर्भाग्य से जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे एक जो तबका है जिसको हम भक्त कहते हैं और दूसरा तबका है जो विरोधी है, जैसे अंधभक्त कहते हैं। हाँ, ये दोनों ही तबके जो है ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार ये राजनीति का टाइम नहीं है, ये जो साजिश है देश के खिलाफ, उस साजिश को समझने का वक्त है। लेकिन अब क्या है, जब आप जो है कांग्रेस के होम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगते थे, डिफेंस मिनिस्टर से इस्तीफा मांगते थे बीजेपी के लोग, तो अब चूंकि हम सदैव कहते हैं कि सत्ता बदलते ही कुर्सी का जो है भाषा बदल जाती है। हाँ, भाषा बदल जाती है। जैसे ही आप कुर्सी पे बैठते हैं, और नरेंद्र मोदी जी इसका वो बहुत बड़ा साक्षात उदाहरण है, वो जुमले तक हो गए हैं उनके अध्यक्ष ने कहा। तो मुद्दे की बात यह है कि आप कब तक जो है इस तरह से हवा में चीजें चलेंगी। जो रियलिटीज है हमारी, जो कश्मीर की समस्या है, जो राजनीतिक समस्या है, जिसको बढ़ाने में कांग्रेस सरकारों की बड़ी भूमिका रही है। मैं जरूर ये नोट करना चाहूंगा कि शेख अब्दुल्ला साहब की सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त किया था। आपको याद होगा कि कई सालों तक चुनाव नहीं हुए थे जम्मू कश्मीर में, वहां से ये समस्या पैदा हुई, और उसके बाद फिर जो है राजनीतिक समस्या को प्रशासनिक तरीके से हल करने की कोशिश की गई। ये बात जरूर पहल हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने पहल की, और मोदी जी की सरकार जो है किस तरीके से पहल कर रही है वो दिख नहीं रही दरअसल। तो आप जो है इस समस्या को अगर गंभीरता से नहीं लेंगे, लोग मारे जाते रहेंगे सिर्फ ये कह के कि निंदा। एक बड़ा अभियान चल रहा है कि युद्ध कर दो पाकिस्तान के खिलाफ। अब मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि हमारे सेना अध्यक्ष ने कहा कि हम 2.5 मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसलिए क्योंकि आप इतिहास पढ़िए, पूरे हिंदुस्तान में अभी तक जो युद्ध हुए हैं, मोर्चे बंद करने के लिए, नए मोर्चे न खुले उसके लिए समझौते किए गए हैं। सेना हमारी सरकारों ने समझौते किए, और हम जो है
आज की स्थिति में 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात कर रहे हैं। एक जो है कश्मीर में जो समस्या है वो आप देखिए, और हम कह रहे हैं 2.5 मोर्चे पर लड़ने की बात हो रही है। उन्होंने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए नहीं, ये तरीका नहीं होता सैनिकों को उत्साहित करने का। ये आप देश में जो है हमारे देश के लोग को भी समझाया होगा, पड़ोसी मुल्क को भी समझाया होगा। नहीं, ये देश के लोग मोबिलाइज होते हैं। हमारा सेना अध्यक्ष, हमारा मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो देश के लोगों पर इसके भी मायने थोड़ा सा समझते हैं। शरद कुमरे आप हमारे साथ जुड़े, कंदल वत्स आप हमारे साथ जुड़े, चेतन सिंह आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा और विनय द्विवेदी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है कि एक संकट की घड़ी है, सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक दूसरों को ताने मारने के बजाय इतने ताने मारो या इतनी कंकड़ मारो, उन सबको इकट्ठे हो जाओ, उनको संदेश दो कि तुम्हारी जो मकसद है, जो तुम हमें अलग अलग करना चाहते हो, हमारे कौमी एकता को मिटाना चाहते हो और हमें बार बार नई चुनौतियां देना चाहते हो, हम सब एकजुट होकर तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, हर मोर्चे पर देंगे। सेना का मोर्चा होगा तो, और आम जनता की तरफ से उठने वाली आवाजें होंगी तो, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा हमें ये दिन न देखने पड़ेंगे, अब फिर इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। कोई भक्त इस तरह से खून की नदियों में नहीं डुबाया जाएगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।